नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रज्ञा एंड यू ऑल आर लिसनिंग मी ऑन एडुफोरम अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 5 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। ठीक है, सेशन के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में हम एडिटोरियल को छोड़ के बाकी सभी न्यूज़ को कवर करेंगे, क्योंकि एडिटोरियल के लिए हमारे एक अलग वीडियो आएगा, उसमें एडिटोरियल का डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं आज की बड़ी खबरों से। पहली न्यूज़ जो आप गुड न्यूज़ बोल सकते हैं जिससे, वो ये है कि मोदी जी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। उसमें सारे पक्ष विपक्ष के नेता लोग इकट्ठे हुए थे। उसमें उन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स जो वैक्सीन है बहुत जल्दी आने की संभावना है। बहुत जल्दी मतलब आने वाले कुछ वीक में। ठीक, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि हमारी जो वैक्सीन है, काफ़ी सारी वैक्सीन रनिंग में है, जैसे कि कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है। तो इनमें से किसी भी वैक्सीन को रिलीज किया जा सकता है मार्केट में एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि हमारी वैक्सीन का 3rd फेज ट्रायल हुआ है, बहुत सक्सेसफुल रहा है। और आने वाले टाइम में उस वैक्सीन को लॉन्च करने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन था वो ये था कि एक नेशनल एक्सपर्ट्स का उन्होंने ग्रुप सेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें क्या होगा कि स्टेट और सेंट्रल के कुछ ऑफिशियल्स होंगे, कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, और ये क्या करेंगे, ये पूरा प्रोग्राम तय करेंगे वैक्सीन के बनने से लेके उसके रिलीज होने तक। एंड आफ्टर दैट एक हमारा प्रोग्राम रहेगा जिसके थ्रू वैक्सीन हर नीडेड पर्सन को पहुंचाई जाएगी। उसको हम नाम देते हैं क्या, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्योंकि भाई इंडिया है और लोगों को उम्मीद है बाकी देशों को कि एक सस्ती वैक्सीन अगर कहीं से आ सकती है तो वो इंडिया से आ सकती है, जिससे कि बाकी देश भी उसको इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इंडिया की तरफ बाकी कंट्रीज की भी नजर है कि इंडिया कब वैक्सीन रिलीज करती है, कब हम तक पहुंचती है। तो ये इंडिया के लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है वैक्सीन को लॉन्च करना। तो इसमें मोदी जी ने बोला है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरा ट्राई कर रही है कोल्ड चेन सप्लाई और अदर लॉजिस्टिक सप्लाई है उनको बूस्ट करने की। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट से कुछ इनपुट्स भी लिए जाएंगे। और जो प्रायोरिटी रहेगी वैक्सीन को पहुंचाने की, वो रहेगी हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है। जैसे कि आपने अभी देखा है इस पेंडेमिक के दौरान जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर काफी ज्यादा इससे प्रभावित रहे हैं, तो पहले उन तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद ऐसे लोगों तक पहुंचाई जाएगी जो को मॉर्बिडिटी, मतलब जो बाकी किसी बीमारी से ग्रस्त है और कोरोना से भी पीड़ित है, उन तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। कोल्ड चेन सप्लाई का मतलब होता है कि उन चीजों की सप्लाई जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें। इसके अलावा बाकी लॉजिस्टिक्स भी जो वैक्सीन बनने के लिए जरूरी है। और इसकी जो प्राइसिंग है वो ऐसी रखी जाएगी जिससे कि जनता पर ज्यादा बोझ ना पड़े। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग स्टेट में वैक्सीन जाएगी, तो उनसे भी सलाह ली जाएगी कि इसकी प्राइसिंग, इसकी जो कीमत है वो कितनी रखी जाए। ठीक है, ये तो थी आज की खबर। इसमें मोदी जी ने ये भी बोला है कि हाँ, ये बात अलग है कि हम वैक्सीन को लाने वाले हैं, वैक्सीन तक हमारी पहुंच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बहुत ज्यादा लापरवाह हो जाए जिससे कि बाकी लोगों को भी बीमारी में डाल दें। इसके अलावा इस पार्टी मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था, स्टेट्स को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी। जीएसटी वगैरह का इशू चल रहा है, बहुत ज्यादा फार्मर्स का जो विरोध है वो भी चल रहा है। तो उसमें डीएमके के नेता ने ये बात उठाई थी कि आप स्टेट्स को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराएं, जिससे कि स्टेट्स भी अपने यहाँ पे पेंडेमिक के दौरान हुआ लॉस है और इकोनॉमी में जो एक तरह से ठहराव आ गया है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको कंप्लीट रिकवर किया जा सके। और अगली खबर थी, ये तो खास अब मैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानती हूँ क्योंकि इसमें ऐसा कुछ आज नहीं था, बस जो फार्मर्स का विरोध हो रहा है उसी को लेके कि कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने 8 प्रपोजल रखे हैं अपने फार्म लॉज में चेंज करने के लिए। लेकिन जो हमारे किसान हैं, किसान मोर्चा वाले लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, पहले आप हमें मॉनेटरी पॉलिसी जो आपकी सॉरी एमपीसी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको आप हमें रखने की गारंटी दीजिए लिखित में। वो भी सरकार ने बोला कि वर्बल देंगे, उन्होंने कहा नो, वर्बल गारंटी नहीं होती, आप लिखित में गारंटी दीजिए। और उसके अलावा उनकी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि ये तीनों जो लॉज आए थे उनको स्क्रैप किया जाए, मतलब कंप्लीटली खत्म किया जाए। किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, सरकार उनसे बात कर रही है,
8 प्रपोजल दिए हैं जिस पर किसान नहीं माने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक खबर ये है कि एमपीसी है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई ने इसमें जो अपने रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उनको अनचेंज किया हुआ है, होल्ड पर रखा है अभी। और इनकी जो एक पॉजिटिव जो व्यू है वो ये बता रहा है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी की रिकवरी जल्दी होने की संभावना है, क्योंकि अक्टूबर में जो कॉन्ट्रैक्शन था वो 9.5 था और अभी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 7.5 पे पहुंच गया है, मतलब 2 पॉइंट का सुधार हुआ है इसमें। तो आने वाले टाइम में इकोनॉमी अपने जो एक पुराना उसका जो था पॉइंट वहां तक पहुंच जाएगी, मतलब ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। एमपीसी आप इसमें जरा नोट कर लेना एक बार, एमपीसी क्या है। एमपीसी यूपीएससी पूछ भी चुका है और हो सकता है आने वाले टाइम में फिर दोबारा एमपीसी से रिलेटेड कुछ पूछे। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी जो क्या करता था, इसकी साल में 4 मीटिंग होती हैं और उन मीटिंग्स में वो अपने रेट, जैसे पहले होता था कि साल में एक बार अपना रिवर्स रेपो रेट, अदर्स रेट जो आरबीआई तय करती थी, तो उसके बाद में ये सुझाव दिया गया कि नहीं भाई, एक साल का एक बार में नहीं, आप टाइम टाइम पे इसको रेगुलेट कीजिए। टाइम टाइम पे देखिए कि आपकी कंट्री को किस रेट, कंट्री में आपकी जो बैंकिंग रेट है वो किस रेट पे रखने की गुंजाइश ज्यादा है, तो आप उसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह 4 मीटिंग होती है, क्वार्टर्स तय किए जाते हैं। इनमें जो एमपीसी है वो क्या करती है, रेट को तय करती है, रिवर्स रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो अभी कोरोना को देखते हुए उन्होंने अपने रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई ने चेंज नहीं किया है। मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर होते हैं, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और एक इसमें जो रिमार्क है, यूपीएससी के लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप को लेके ये जरूरी थोड़ा हो जाता है कि आपके बाकी देशों से संबंध कैसे बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और किस बेस पे बनते बिगड़ते हैं। तो अभी कनाडियन पीएम जो है जस्टिन ट्रूडो, उनका एक बयान आया था जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उस पर, कि दुनिया भर में कहीं भी इस तरह के अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं तो कनाडा हमेशा उनके साथ खड़ा है। तो इसमें हमारे जो कनाडा के हाई कमिश्नर को बोला गया है इंडिया की तरफ से कि नहीं, उनका ये जो बयान है वो अनएक्सेप्टेबल है, ये हमारा इंटरनल अफेयर है और इसमें हम किसी भी बाहरी देश का कोई भी दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या खबर है। सिटी स्पेसिफिक जो न्यूज होती हैं वो यूपीएससी से खास रिलेटेड नहीं होती हैं जब तक कि उनका नेशनल इम्पैक्ट ना हो। इसमें सिटी स्पेसिफिक न्यूज को इसीलिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें दिल्ली की खबरें हैं, यूपीएससी के लिए खास जरूरी नहीं है ये। सीपीसीबी यहाँ पे था, एक मेरा जो पुराना वीडियो है उसमें आप सीपीसीबी के बारे में पूरा जान सकेंगे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। आपको अगर इसके बारे में जानना हो तो हमारे पिछले वीडियो पे जाइए, उसका इसमें डिस्कशन दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है, दिल्ली की एयर क्वालिटी वेरी पुअर हो रही है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पे भी हमारा वीडियो है पिछला, आप उस पर जाके उसकी डिटेल एनालिसिस सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्थ एंड ईस्ट की खबर है, ये भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक कि इनका नेशनल इम्पैक्ट ना हो, नेशनल न्यूज ना हो, तब तक ये खबरें यूपीएससी से रिलेटेड या यूपीएससी के लायक नहीं होती हैं। इनको आप जनरल वे में पढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी जानकारी के लिए, लेकिन यूपीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये एडिटोरियल पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एडिटोरियल को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल से हम टॉपिक उठाएंगे, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, चाहे ये या फिर ये, क्योंकि फार्मर से रिलेटेड डेली आ रहा है, तो डेली जो आर्टिकल है वो डिस्कस नहीं किए जाएंगे, लेकिन कुछ खास आर्टिकल्स हैं उनके बारे में आपको बताया जाना जरूरी है। तो एडिटोरियल को हम अलग वीडियो में लेके जाएंगे, उसमें डिस्कशन होगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिए एडिटोरियल के वीडियो के लिए। आज मैंने देखा था कि आज खबरें ज्यादा नहीं थी, कल के पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आज के पेपर में इतनी ज्यादा नहीं है। फ्रंट पेज की न्यूज कुछ 8 नंबर पेज पे भी आती हैं, जैसे कि ये न्यूज फ्रंट पेज की है, ये न्यूज भी फ्रंट पेज की है और ये न्यूज भी फ्रंट पेज की ही होगी, कल भी बताया था मैंने आपको। एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगी, उस पर बताऊंगी कि आपको द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ठीक है।
क्योंकि पेपर बहुत बड़ा होता है और इंग्लिश में है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है इसको पढ़ना। उनको लगता है कि पूरा दिन ही निकल जाएगा इसमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक होते हैं, उनको ही पढ़ना रहता है। बाकी खबरें सिर्फ सुनने लायक होती हैं, जिनको आप न्यूज़ में सुन सकते हैं, वो आपकी सिर्फ जानकारी बढ़ाती हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। इसमें हम जाएंगे इंटरनेशनल न्यूज़ पे। जो वर्ल्ड वाला पेज आता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, उसको एक बार देखना जरूरी है। जैसे कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज है यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। और जब आप इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं तो उसमें ये पेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें कौन सी खबर मैं आपको बताऊंगी, ये चाइना और यूएसए का जो अभी वॉर चला है, कोल्ड वॉर एक तरह से कह सकते हैं, ट्रम्प के टाइम में, उसी की आगे की एक लिंक है। इसमें जो यूएस के इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं जॉन रेडक्लिफ, उन्होंने बोला है कि चाइना जो है वो धीरे धीरे यूएस पे तो है ही, खैर यूएस पे थ्रेट क्रिएट कर ही रहा है, यूएस के अलावा उसका बस चले तो पूरे प्लानिट पे कंट्रोल करे, वो सबके लिए खतरा है। चाहे वो इकोनॉमिकली हो, मिलिटरीली हो या टेक्नोलॉजिकली हो, वो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। ये इनका बयान था। इस पे चाइना ने बोला है कि ये सिर्फ और सिर्फ र्यूमर फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चाइना को बदनाम करने की साजिश है। एक इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है, इस पे मैं ले चलती हूँ आपको। वेस्ट एशियन नेशन कतर क्राइसिस। क्या है वेस्ट एशियन नेशन की और ये यूएस क्या है कतर क्राइसिस, ये मैं बताती हूँ आपको कि 2017 में क्या हुआ था। जून 2017 में सऊदी अरेबिया, चलिए आपको मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा मैप पे दिखा के समझाती हूँ। हाँ, तो इसमें देखते हैं हम कतर कहाँ है। ये है आपका कतर, ठीक, और ये है आपका सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और कतर में ये विवाद चला कि सऊदी अरेबिया का आरोप है, सऊदी अरेबिया और उसके कुछ अलाइज कंट्री हैं, जैसे कि बहरीन है, ये छोटा सा बहरीन आपको यहाँ दिख रहा होगा, इजिप्ट है, और आपका यूएई है। इन अलायंस ने क्या किया है कि कतर के साथ अपने जून 2013 में संबंध खत्म कर दिए थे, क्योंकि इनका कहना था कि कतर जो है वो रेडिकल इस्लामिक मूवमेंट को बढ़ावा दे रहा है और ईरान को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए इन्होंने कतर से जून 2013 में अपने संबंध खत्म कर लिए थे। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं कतर क्राइसिस। वेस्ट एशियन नेशन है ये। इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो यूएस है वो उसमें मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि ये कंट्री चाहती हैं कि अब जो ये क्राइसिस है जल्दी खत्म हो। कतर भी चाहता है क्राइसिस खत्म हो, बाकी कंट्रीज भी चाहती हैं क्राइसिस खत्म हो। इसमें कुवैत है, वो एक मेन लीड रोल प्ले कर रहा है। तो अभी इसी मीटिंग को लेके कई बार वार्ताएं हो चुकी हैं और अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन अब संभावना ये है कि अब जो बात आएगी, जो जो बातचीत का दौर चला है, उससे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आए। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया है, अपना जो कतर के साथ संबंध खत्म किए थे उसको धीरे धीरे वो अपना स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी ही एक फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा जो कि पॉजिटिव होगा, फाइनल एग्रीमेंट होगा वो पॉजिटिविटी से भरा होगा, ऐसा इनका मानना है। एक है न्यूज, चाइना टर्न्स ऑन आर्टिफिशियल सन। ये इम्पोर्टेंट न्यूज हो जाती है क्योंकि चाइना अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत इम्प्रूव करता है, बहुत ज्यादा। आर्टिफिशियल सन है क्या, सन मतलब सूरज, आर्टिफिशियल सूरज मतलब ऐसा सूरज जो हमने खुद से बनाया हो। चाइना ने बनाया है इस तरह का सूरज, 2006 से इस पे काम चल रहा था, और इसमें इन्होंने क्या बनाया है, और ये सक्सेसफुल रहा है, इनका जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुल रहा है। इसमें इन्होंने क्या किया है
HL2M टोकामेक रिएक्टर बनाया है। ये चाइना का लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। और साइंटिस्ट उम्मीद करते हैं कि ये जो इनका आर्टिफिशियल सन है, ये उनकी पावरफुल क्लीन एनर्जी सोर्स को बढ़ाएगा। ठीक, अब इसको आर्टिफिशियल सन क्यों बोलते हैं? आर्टिफिशियल सन इसको इसलिए बोलते हैं कि इसका जो टेम्परेचर रखा गया है वो 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अंदाजा लगा लो भाई, सूरज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसी तरह इसका टेम्परेचर भी इन्होंने इस पे सेट किया हुआ है। टेम्परेचर की वजह से और पावर की वजह से, जो पावर जनरेट होगी इसलिए, और टेम्परेचर जो 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस रखा है इस वजह से इसको बोला गया है ये आर्टिफिशियल सन है, इससे इनको क्लीन एनर्जी मिलेगी, ऐसा इनका मानना है। तो ये खबर थोड़ी साइंस और टेक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सारी कुछ इसमें चीजें मैंने आपको बता दी हैं। टोकामेक रिएक्टर है ये। एक बिजनेस पेज पे एक दो खबरें हैं छोटी छोटी सी, इसमें मैं आपको ब्रीफ स्टडी करवाती हूँ। ये है आरबीआई ने एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, और यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन पे अपना ऑडिट टाइट किया है। इनकी रेगुलेटरी जो थी उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया है। इनका कहना है कि एनबीएफसी और यूसीबी इनको अपने ऑडिटिंग में, रिस्क मैनेजमेंट में, गवर्नेंस में, रिस्क मैनेजमेंट में और इंटरनल कंट्रोल्स में इनको बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि इकोनॉमी में जब भी मंदी आती है या इकोनॉमी जब भी क्राइसिस में जाती है तो इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, क्योंकि इन तक बहुत सारे लोगों की पहुंच है, एनबीएफसी तक और यूसीबी तक। इसलिए आरबीआई ने इनको, इनका ऑडिट है, उस ऑडिट नॉर्म्स है उसको थोड़ा सा टाइट कर दिया है। सिस्टमैटिक रिस्क पोटेंशियल, रिस्क लेने की क्षमता इनमें जनरेट हो, आरबीआई का ये कहना है। और डिजिटल पेमेंट्स हो वो सिक्योर हो। इनका जो डाटा है, आरबीआई का कहना है कि आप अपने डाटा को इम्प्रूव करिए और करेक्ट डाटा दीजिए। जो भी डाटा आता है उसमें कोई भी झोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी बेस पे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का अंदाजा लगाया जाएगा। तो इस तरह जो मेन अगर इसमें चीज देखें तो आरबीआई का कहना यही है कि आप अपनी गवर्नेंस को, रिस्क मैनेजमेंट को और इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्रूव करिए, जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो पाए। और ये इनकी जो पकड़ है एनबीएफसी की वो भी बहुत ज्यादा मार्केट में गहरी है। एक और न्यूज थी जो ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो ये है कि आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, माइकल पात्रा जी, उन्होंने बोला है कि अगर सप्लाई साइड, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मतलब सप्लाई साइड हमारी अगर इम्प्रूव हो जाए तो जो महंगाई है वो अपने आप ही खत्म हो जाए। सप्लाई चेन इतना हमारा वीक है कि थोक विक्रेताओं तक सामान पहुंचता है अलग रेट पे, या फिर नहीं भी पहुंचता है, पहुंचते पहुंचते भी खराब हो जाता है, उसके बाद जो फुटकर विक्रेता है वहां तक सामान पहुंचता है, तो यहाँ सामान आते आते इनके दाम बढ़ जाते हैं, और यहाँ से यहाँ जाते जाते इनके दाम और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सप्लाई साइड इशू को अगर हम ठीक कर लें तो हमारी महंगाई, जो हमारे देश में महंगाई का एक बहुत बड़ा इशू है, वो आसानी से खत्म हो सकता है। इसलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये थी आज की खबरें, और मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज खबरें बहुत ज्यादा नहीं थी, और फार्मर से रिलेटेड खबरें ही हैं जो कि डेली न्यूज में आ रही है, उनको डिस्कस करना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एडिटोरियल पेज पे मैं लेके जाऊंगी आपको एक अलग वीडियो में, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे। तो आज की ये खबरें थी जो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे एडू फोरम यूट्यूब चैनल पे हमारे एडू फोरम अकेडमी के कॉन्टेक्ट नंबर्स भी हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद और जय हिंद।